स्टार्ट करें बच्चों। यस मैम। देखिए कहाँ तक पढ़े थे कल? ओवी पैरा वीवी पैरा, है ना। ओवी पैरा वीवी पैरा में क्या डिफरेंस था इसमें? ओवी पैरा जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक इनसाइड द एग, जो अंडे से जन्म देते हैं उसे कहते हैं ओवी पैरा। वीवी पैरा दैट मीन्स the both fertilization and the development of embryonic inside for growing embryo give birth to the young ones. An ovivivipara, that means it is a phenomena of female raising the egg after the fertilization and allowing the development of embryo inside the body, but without providing as a placenta is absent. The female animal, however, give birth to the young ones. Shark, rattle, snakes, इस तरह से जो ओवीपैरा और विविपैरा है हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो एग देते हैं वो होते हैं ओवीपैरी और ओवो विविपैरी होते हैं वो कौन होते हैं यश? कौन होते हैं ओवो विविपैरा? मैम एक बार फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। देखो ओवीपैरा जो होते हैं वो एग देते हैं, ठीक है, और ओवो विविपैरी जो होते हैं वो फीमेल जब एग देती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर अलाउइंग करती है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब जैसे मुर्गी है, स्नैक है, शार्क है, ये लोग पहले अंडे दे देते हैं, उसके बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो अब उस प्लेसेंटा को या उस चीज को वो लोग क्या करते हैं अपने एग्स को बचाने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एक मात्र फ्लूइड होता है एग के अंदर। अब उसको बच्चा बनना है तो फिर वो बच्चे बन क्या करती हैं, पहले तो वो एग दे देती हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट के अंदर बच्चा बनना है तो बच्चे बनने के लिए उनको एक एक बेसिक टेम्परेचर चाहिए। तो हो सकता है कि वो मेल बॉडी के ऊपर सेव करके रखते हैं, किसी छोटे मोटे गुफा या गड्ढे के अंदर रख देते हैं अपने एग्स, ठीक है। रैटल हो गया, रैटल आप लोग स्नैक जानते होंगे कि जो स्नैक होते हैं वो सारे एग्स को काफी दिनों तक के देने के बाद से क्या करते हैं उनको एक अच्छा आदमी एम्ब्रियो से बच्चे बने ताकि फिर वो बच्चे बाहर निकल के फिर ग्रो करे। और विविपेरस वो होते हैं जब इट इज द बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। इससे होता क्या है कि विविपेरा जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक्स तो होता है उनके पेट में, वो बच्चे एक्स के ही अकॉर्डिंग होते हैं, बट वो जब बच्चे पैदा करते हैं तो वो डायरेक्ट मतलब एक पूरा डेवलपमेंट बच्चा पैदा करते हैं। देन डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसे? द यंग ones resemble the adults, there is no intermediate stage in direct development। जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट, इसमें क्या होगा, जब इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो दिस स्टेज द प्रेजेंस डिफरेंट टाइप्स होगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर लार्वा के बाद फिर लार्वा के बाद फिर वो शेल्फ में रहेगा, कुछ दिन बाद फिर वो शेल्फ को तोड़कर निकलता है। जैसे कि आपका बटरफ्लाई हो गया, एस्केरिस हो गया, मॉस्किटोज हो गए, है ना। मॉस्किटो का लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रिया बताओ, मॉस्किटो का लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटो का सबसे पहले वो एग ले करते हैं, हम्म देन फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, देन प्यूपा में, एंड देन फिर हम्म। फीमेल, देन फिर मॉस्किटो में। इनका इनका भी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है कि वो लोग पहले क्या करेंगे, पहले लार्वा, फिर प्यूपा, फिर इस तरह से अपने बच्चे को वो लाते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब सिंपल थिंकिंग है। और कुछ कुछ का क्या है कि वो अपने पेट पर ही वो डेवलप्ड बच्चे पैदा करके फिर बाहर लाते हैं। तो सिंपल है, मैमल्स की अलग, बर्ड्स की अलग है, कोई बिना एग के रहता है, कोई एग देने के बावजूद उनको टेम्परेचर एक प्रोवाइड करता है। इस तरह से वो अपने एग्स का डेवलपमेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Kingdom animals has a 35 phyla, 11 of which the major ones. The kingdom of often divided into three sub-kingdom. लिखते जाओ बेटा, three sub-kingdom. Mesozoa, एनिमल किंगडम की बात करें, इनका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इनको थ्री मेजर वंस द किंगडम इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब किंगडम। किंगडम का भी सब किंगडम होता है, तो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोजोआ, पैराजोआ, comprise the minute animals lacking a cavity. They are generally parasitic लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो आते हैं मेरोजोआ में। उसके बाद सेकंड है पैराजोआ, जिसमें आते हैं द नॉन मोटाइल एनिमल, जो कैनाल सिस्टम के थ्रू चलते हैं, जैसे कुछ रेंगने वाले, तो उनको हम फाइलम पॉरीफेरा में रखते हैं। इमेटोजोआ जो थर्ड था, सब सब किंगडम। इमेटोजोआ हैज द एनिमल विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड टिश्यू डिफरेंशिएट, जिनके अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनना और उसके बाद टिश्यू डिटर्मिनेशन हुआ। जब टिश्यू बनने लगा, फॉर्मिंग हुआ, तो वो थर्ड किंगडम था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये आप लोग के साथ डिस्प्ले में वही एनिमल का इम्पोर्टेंट फाइलम है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये आता ही है बेटा, तो आप इसको पहले अच्छे से देख लो। क्या क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। पहले हम लोगों को एनिमल्स को एनिमेलिया कहते थे, जिसमें कौन कौन आते थे, यूकैरियोटिक, हेट्रोटॉपिक या हेट्रोफिलिक या मल्टी सेलुलर और सेंसिटिव, ये सारे एनिमल्स आते थे। इसके बाद जब इनका सब किंगडम डिवाइड किया गया, एनिमल का सब किंगडम डिवाइड किया गया, तो इसमें उसके बाद फिर से किया गया, तो मैम, इनका फाइलम बनाया गया। हाँ बोलो। हाँ आपकी वॉइस बोलो ना। बीच में कट जा रही है। अच्छा,
अभी आ रही है क्लियर? रुको, क्लियर है? यस मैम, अब क्लियर है। मोने, हाँ, तो क्या क्या मिला हमको? मीजोजोआ, पैराजोआ, इमेटाजोआ। अब आती है बात फाइलम की। तो किंगडम के बाद जो फाइलम रखा गया उसका सबसे पहला फाइलम था पॉरीफेरा। क्या था? पॉरीफेरा। लिखते जाओ बेटा, ठीक है। पॉरीफेरा में वो आते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, स्पाइनस स्केलेटन कैनाल होता है, सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे साइकन, ठीक है। अब इनका डिवीजन किया जाए तो क्या क्या दिखाई देगा आपको? रेडिएटा एंड बिलिटेरिया या बिलाटेरिया। रेडिएटा में वो आते हैं जो कॉलनट्रेटन प्रेजेंट होते हैं, कॉलनट्रेटा प्रेजेंट आते हैं, रेडियल सिमेट्री टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड सेपरेट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कॉलनट्रेटा प्रेजेंट, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू प्रेजेंट, रेडिएटा, ठीक है। पहले हम रेडिएटा ही पढ़ेंगे, पॉरीफेरा ही पढ़ेंगे। तो रेडिएटा में कौन कौन से आएंगे? मैम वो रेडिएटा तो यू मेटाजोआ का डिवीजन है ना? किसका बेटा? यू मेटाजोआ का डिवीजन है रेडिएटा और बाइलेटेरिया तो। शायद यू मेटाजोआ की बात करी थी, लेकिन पैराजोआ के नीचे देखो एरो बना हुआ है, पैराजोआ का फाइलम पॉरीफेरा। और फिर फाइलम पॉरीफेरा के बाद यू मेटाजोआ जिनके टिश्यूज, ऑर्गन, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल है, उनका डिवीजन किया गया। तो उनका डिवीजन बता रहा है ये रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो रेडिएटर के नीचे लिखा है फाइलम कॉलनट्रेटा, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेडिएटा में सेकंड फाइलम जो तय किया गया, फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा था, सेकंड फाइलम कॉलनट्रेटा। अब इनका सब डिवीजन किया गया। जैसे डिवीजन के बाद क्या करते हैं हम? सब डिवीजन करते हैं। तो सब डिवीजन में कौन कौन से आ गए? प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। अब इसका सेक्शन निकाले तो एकोइलोकमिक एंड स्यूडो कोलियोमिक एंड थर्ड वन यूकेलियोमेटा। बहुत ही अजीब अजीब नाम है, थोड़ा सा याद करने लगेगा प्रोनाउंसिएशन, बट याद हो जाएगा बाद में। एकोइलोमिक, स्यूडो कोलियोमिक एंड यूको इकोलिमेटा। इसमें सबके देखो, किसी भी फाइलम, किसी भी डिवीजन, किसी भी सब डिवीजन की बात करें तो जब हम सभी का डिवीजन देखते हैं तो उनके कुछ ऑर्गन भी देखते हैं। मैंने बताया था ना कि जब हम किसी भी क्लासिफिकेशन को करते हैं या कोई भी फाइलम हम देखते हैं तो सबसे पहले उनके ऑर्गन को देखते हैं। अगर उनके अंदर वो ऑर्गन्स हैं
अगर वो उनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है तो उनको उस डिवीजन में रख दिया जाता है। जैसे कभी होता है ना कि हमको 4 से 5 एनिमल्स में टिश्यूज दिखते हैं तो हम उसको उस डिवीजन में रख देते हैं। 4 से 5 अगर किसी और में दिखे यही चीज तो डिवीजन बदल दिया जाता है। मतलब इनको पहले जिस ग्रुप में रखा गया था उनको फिर दूसरे ग्रुप में रख दिया जाता है। बाय नेचर, बाय एडेप्टेशन एंड बाय ऑर्गन इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब इन सब चीजों की बात की जाती है तो आते हैं ये 3 फाइलम, एक्वालेमॉर्फ एंड स्यूडोकोलेमॉर्फ एंड यूक्लियोमेटा। ठीक है। तो क्या होता है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम निमेटोडा ये आते हैं। किस में आते हैं? एकेलेमिक में आएगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, मतलब फर्स्ट फाइलम था कॉलंट्रेटा, थर्ड था प्लेटीहेलमिन्थस एंड फोर्थ फाइलम इज निमेटोडा। ओके। अब देखिए यूकेलियोमेटा, यूकेलियोमेटा के नीचे भी दिख रहा है एक एरो, तो उसे भी देखो आप। फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा एंड द फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है। उसके बाद सारे फाइलम दिख रहे हैं आपको। फिफ्थ फाइलम इज मोलस्का, सिक्स्थ फाइलम इज एनिलिडा एंड द सेवेंथ फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम देखिए, मैं आप लोग को टिक करवा देती हूँ, टिक करते जाइए बेटा। रेडिएटा, कॉलंट्रेटा, स्यूडोकोलियोमिक, यूकोलियोमेटा, निमेटोडा, मोलास्का, एनिलिडा, इक्नोडर्मिटा एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा। टिक कर लिए? यस मैम। ये सारे इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं, आपको इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट आते हैं पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा में पोर बियरर्स, पॉरीफेरा का मतलब होता है जिसके अंदर पोर्स मिले, जिनके अंदर पोर्स मिले उनको पॉरीफेरा कहेंगे। ठीक है। जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि स्पॉन्ज, कैक्टस जैसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। कैक्टस में कॉलोनी ऑफ साइकन, साइकन में देख सकते हो आप, कॉलोनी ऑफ यूस्पोंजिया एंड अदर एनिमल्स इज पॉरीफेरा, जिसमें ल्यूकोसोलेनिया और इपीपेलेक्टिलिया, इस तरह से आपको 2-3 चीजें आपको दिखाई देंगी। इनके जनरल कैरेक्टर, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन, they do not have any tissues or organ, their body are diploblastic, that is the consist of 2 germs layer। ठीक है। इनका जो लेयर होगा वो एक प्लांटी जैसा होगा, प्लांट जैसा दिखता है। ये हमेशा सी प्लांट में होते हैं। सीज में जितने आपको दिखेंगे, जैसे कोई कैक्टस जैसा दिख रहा है, कोई स्पॉन्ज दिख रहा है ना, कोई प्लांट की तरह उनके लीव्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको पॉरीफेरा ग्रुप में रखा गया है। फाइलम पॉरीफेरा मतलब पोर्स बियरर्स या
जिनमें छेद होते हैं या पोर्स दिखाई देंगे आपको, वो होंगे पॉलीफेरा। जनरल कैरेक्टर पढ़ लेंगे कि मैं आगे बढ़ूं? पढ़ लेंगे मैम। हम्म। अगर कोई टर्म समझ नहीं आता है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। वैसे ऐसा पूछे नहीं हूँ। हम्म। फाइलम पॉलीफेरा में कौन कौन सी चीज आती है, इनका क्लास देखो। क्लास में आपको दिखेगा कैलकेरिया, हेक्सा हेक्सा एक्टिनेलिडिया, डेमो स्पोरेंजिया, होमोफिलिया, हेक्सा स्टोफोरा, हेट्रोक्विलिया, एम्पी डिस्कोफोरा। और उसके बाद सब क्लास में टेट्रा टेट्रा एक्टिनेलिडिया, और इस तरह से हम इसके सब क्लास के बाद देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ पॉरीफेरा क्लास है कैलकेरिया, ऑर्डर है हेट्रोकोलिया, जिनस है साइकल। साइकल का ये पूछा जाता है बेटा कि इनका जो स्ट्रक्चर है और इनके जो छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स हैं, बस वो पूछे जाएंगे आपको। तो स्पॉन्ज इसका रिप्रोड्यूस होता है द आइदर हाँ, तो कहा थे हम कि इनका जो स्पॉन्जी जो होता है स्ट्रक्चर, वो रिप्रोड्यूस द अदर asexually by the body और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्म होता है इनके अंदर, इनके पोर्स होते हैं। और द कॉमन कोसोलेनिलिया एंड साइकन, स्पॉन्जी फैला एस्पोंजिया, जितने स्पॉन्ज दिखते हैं या स्ट्रक्चर इज लाइक साइकन, जैसे अपना तो इनके अंदर एक पोर्स दिखेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, द फाइलम पॉरीफेरा इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। क्लास 1 कैलकेरा, हेक्सासिलेंट्रेटा, डेमोस्पोंजिया, स्क्लेरोपोंजिया। इस तरह से आपको स्पाइंस, सिलिकॉन्स एंड spines both. Skeleton is made up of cells containing the CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का इनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रक्चर होता है। It is a marine animal found attached to the stones. They are the bisexual. Their body is cylindrical and opens out on the top of osculum, and the body contains many pores called ostia. Spiracles are also present on the body. यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। यस मैम। ऑस्कुलम का मतलब क्या होगा? बताइए। ऑस्कुलम का मतलब क्या होगा?
मैम साइकन के ऊपर जो माउथ जैसा रहता है उसी को ऑस्क्यूलम बोलते हैं। माउथ जैसा तो नहीं है, बट कहना चाहिए कि इसकी एक टोपी जैसी दिख रही है। हाँ मैम वही। साइकन आप देख रहे हैं कि कॉलोनी ऑफ साइकन, साइकन की कॉलोनी कैसे दिखती है। देखिए, द डर्मल ऑस्टिया body, common base of substratum, substratum that means base, plus स्पेकुलस का मतलब जैसे कि किसी भी बॉडी के अंदर जो पोर्स होते हैं या उनका ग्रोथ सेक्शन होता है वो इस तरह से होगा। तो जो साइकन का होगा वो उसका ग्रोथ सेक्शन है, जहाँ से उसके अंदर का जो हार्मोन्स है उसकी बॉडी में जो लेयर्स जो होती हैं वो या मैम आपका वॉइस कट ऑस्कुलर। रहा है बीच बीच में। हाँ, अभी आई वॉइस? यस मैम। अभी है? स्पेकुलेस, ऐसे बोल देती हूँ। ये उसका ग्रोथ सेक्शन होगा, इसकी ये उसका ग्रोथ पार्ट होगा, जहाँ से इसके हार्मोन्स जो है इसे बढ़ने के लिए या ग्रोथ के लिए देते हैं, हार्मोन्स देते हैं। ठीक है, बेसल पार्ट देखो सबस्ट्रेटम कहलाता है इसका, और ये आपको जब आप बड़ी क्लास में जब जाओगे तो ये वहां पर होगा, मतलब। और इसके बारे में आप इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना होगा। सेकंड इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसकी जो बॉडी है वो कभी ना कभी पूछी जाएगी। यू स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज देखा है आपके घर पे? कुछ स्पॉन्जी जैसा होता होगा, जब छोटे बच्चों को नहलाया जाता है तो स्पॉन्ज से नहलाया जाता है, ताकि उनके बॉडी के जो हेयर्स हैं, जो स्किन है, स्पॉन्ज इसलिए होता है क्योंकि स्पॉन्जी बहुत मुलायम जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्ज जो होता है बहुत मुलायम जैसा होता है, और ये स्पॉन्ज इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसलिए स्पॉन्ज रखा गया है। जब हम इसको बनाते हैं, स्पॉन्ज को बनाते हैं, तो इसी के स्ट्रक्चर को बेसिक देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता होगा। इट इज अ cosmopolitan animal which lives on the rocks on the bottom of the shallow water. It is the large size and a spherical sponge. It is omnivorous and holozoic in nutrition. अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर रॉक्स दलदली जगह होती है, या कहना चाहिए कि ऐसे रॉक सॉल्ट जैसा या नमक जैसा जगह होता है जहाँ पर ज्यादा रॉक सैंड टाइप की जगह होते हैं, वहां पर ये स्पॉन्ज होता है और ये लिविंग में होता है। मतलब आप देख सकते हो कि स्पॉन्ज जो होता है ना, ये लिविंग कैरेक्टर का होता है, ये हिल रहा होता है पूरा, और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, इनका पूरी बॉडी ऐसे ऐसे से होती रहती है और ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब कभी ऐसे नेट वगैरह में इसको सर्च करोगे तो देखना कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। इसके भी पार्ट को सबस्ट्रेटम कहते हैं, बेसल पार्ट को, और ऊपर के पार्ट को ऑस्क्यूला कहेंगे,
क्योंकि ऑस्कुलर सिस्टम से ही ये आगे बढ़ता है या ग्रोथ करता है। Skeleton system is formed as spongian fibers. The body surface bears the small projection known as cannulus. They are the many oscula sketched on the body surface. They are unisexual. ठीक है, ये अपनी ही बॉडी से आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है। और सेकंड जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि दूसरी बॉडी से अटैच होकर अपने स्पोर्स बनाते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। चलिए कल पढ़ेंगे इसे। आप लोग एडवांस पढ़ के आया कीजिए, मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आंसर भी करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो बेटा।